एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की हमें क्या ज़रूरत है। अभी देखो, डेमोक्रेसी जो होती है ना, मतलब कि रूल ऑफ द पीपल, जो लोग हैं उनका शासन होता है ना। यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो डेमोक्रेसी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनडायरेक्ट रूल और एक होता है डायरेक्ट रूल। डायरेक्ट रूल में सिटीज़न खुद अपने लिए लॉ बनाते हैं, वो खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गया है ना। तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो ये पॉसिबल हो पाता है। पर इनडायरेक्ट रूल वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है ना। और वो लोग जो होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, तो वो इतना डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और वो लोग रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि ये जो आम आदमी है, ये लोग कुछ लोगों को चुनेंगे इलेक्शन के थ्रू। और फिर जो वो रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे ना, कुछ लोग, वो लोग बनाएंगे रूल, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव को चुन के उनको, जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये वाले हैं जो रूल मेकिंग का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है और एक होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर आप देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो पार्लियामेंट हो गई और एक प्रेसिडेंट हो गई। तो जो पार्लियामेंट वाली डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो इंडिया फॉलो कर रहा है ना, जो इंडिया में चल रही है। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो कि यूएस में चल रही है। यूएस में प्रेसिडेंट ही सुप्रीम हेड होते हैं, पर इंडिया में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। और जो पार्लियामेंट जो है ना, और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो रियल हेड होते हैं। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के जाते हैं, वही एग्जीक्यूटिव होते हैं और वही लेजिस्लेचर होते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट में बैठ करके वो लॉज बनाते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट क्या है, एक जगह है। पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, राज्यसभा, ओके, और फिर आता है प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, जो भी है ना, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो कानून तब बनता है जब प्रेसिडेंट का उस पर सिग्नेचर होता है। तो पार्लियामेंट में ये तीन पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ओके। वी इन इंडिया प्राइड आर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हम अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, है ना। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिलेशन क्या होता है, जो इनके बीच में, किसके बीच में, आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एक तो आइडिया है आपका कि आप पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, लोगों का जो है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में, मतलब कि जो भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, कोई भी हमारे यहाँ रूल बनाया जाता है कंट्री में, कोई भी स्टेप लिया जाता है गवर्नमेंट से जो कि हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है ना, तो कुछ भी हुआ तो उसको पार्टिसिपेट करते हैं लोग जो हैं, उसमें अपना भागीदारी होती है लोगों की, है ना। द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव एन कंसेंट ऑफ द सिटीजन। और सारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, तो वो लोग जो हैं अपने जो सिटीज़न जो हैं उनका कंसेंट लेते हैं, मतलब कि राज़ी जो होता है ना, कि उन्हें सिटीज़न ने बोल दिया ओके ठीक है ना। तो कंसेंट लेना, जो राज़ी करना सारे सिटीज़न को, तो इसकी भी क्या ज़रूरत है, तो ये सब हम समझेंगे। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी। तो यही एलिमेंट जो है हमको डेमोक्रेसी बनाते हैं, कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना डिसीजन मेकिंग में और उनका कंसेंट भी होना, है ना। सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है लोगों से पूछ करके काम करती है ना। एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया गया है, पार्लियामेंट में आप समझ सकते हैं। इन दिस चैप्टर हम समझेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो जो पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो सिटीज़न जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो ये जो है पार्लियामेंट के थ्रू सिटीज़न कर सकते हैं। एंड दस मेकिंग इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो पार्लियामेंट जो है ना, इसी में डिसीजन मेकिंग होती है, इसी से सिटीज़न जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंट्रोल भी करते हैं गवर्नमेंट को, है ना, क्योंकि अपोजिशन भी बैठती है पार्लियामेंट में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का सिंबल है ना। और की फीचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी चलती है हमारे यहाँ। अभी देखो, आप अपने यहाँ जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनाग्रेट की गई है ना, पहले वाली जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो जो थी ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी, है ना। तो हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियन, तो इन दोनों ने मिलकर के जो डिज़ाइन किया था और पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई थी पहले वाली। अभी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है अपने यहाँ, ओके, अभी जो है ट्राइंगल ऐसी वाले शेप की है ना,
अपने यहाँ जो पार्लियामेंट अभी ये जो थी पहले राउंड शेप की थी। ओके, वाई शुड पीपल डिसाइड, अब लोग डिसाइड क्यों करें। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। प्रिसीडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। तो इसमें ना बहुत लंबा डिफ़िकल्ट स्ट्रगल रहा था, है ना, लोगों ने अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा सहा था, है ना, तब जा कर के जो उनको आज़ादी मिली थी, है ना। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि उनको इससे आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत परेशान करके रखे हुए थे। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था, विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, है ना, बूढ़े बुजुर्ग और यंग सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हर बैकग्राउंड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, तब जा कर के हमको फ्रीडम मिली, है ना। और ये लोग इंस्पायर किससे थे, ये लोग इंस्पायर फ्रीडम के आइडिया से कि उनको आज़ादी चाहिए है, इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ, है ना, और लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ना, तो उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में लोगों का। अंडर कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश चलते थे ना, हमारे यहाँ ब्रिटिश का राज था, पीपल हैड लिव्ड इन अ फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तब ना बहुत ज़्यादा डर होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो फियर में रहते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग ऐसे लॉज बनाया करते थे जिससे वो हमारे यहाँ लोगों को कंट्रोल कर सके, है ना, उनकी लाइफ को कंट्रोल कर सके। और जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ के लोग थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा पाएँ, इस तरीके के लॉज बनाए जाते थे पहले। आई डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में ना लोग जो थे डर के रहते थे, और जो भी डिसीजन जो ब्रिटिश लेते थे ना, तो उनके डिसीजन से वो लोग सहमत भी नहीं होते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजन लेते थे और हमारी कंट्री को लूटने के लिए। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन सॉरी। तो जब लोग ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करते थे, तो उनकी लाइफ का डेंजर हो जाता था। अगर न्यूज़पेपर में जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल वाले जो फाइटर थे, जो भी लीडर थे ना, जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक हो गए, है ना, बिपिन चंद्र पाल हो गए, तो कई सारे लीडर्स थे, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बातें कहा करते थे, तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो उनके ऊपर ना चार्जेस लगा दिए जाते थे कि आप भड़का रहे हो, आप गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ना देशद्रोह कर रहे हो, तो ऐसा वैसा, और उनको जेल में डाल दिया जाता था। मतलब कि लोगों को अधिकार नहीं था कि वो अपना जो गुस्सा दिखा सकें या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कह सकें, है ना। तो पहले ऐसा चला करता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन, फ्रीडम मूवमेंट आया तो सिचुएशन बदल गई है ना। द नेशनलिस्ट थे, जो कि हमारे यहाँ आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लगे। वो लोग जो थे, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, उनकी खामियां बताने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि वो लोग क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, ये सब भी बताने लगे, है ना। और फिर क्या हुआ, और भी डिमांड रखने लगे कि जो भारतीय लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, पार्लियामेंट में। एज़ फार बैक एज 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, 1885 में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हुई थी, क्योंकि तो ठीक है, तो ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया, उन्होंने जो शर्त रखी, क्या मांगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि ना इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होने चाहिए इन द लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एक जगह है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ कर के लॉ बनाते हैं, तो इन सबको लेजिस्लेचर कहते हैं, है ना, और उस जगह को लेजिस्लेचर कहते हैं, जो यहाँ पर बैठ कर के बना रहे हैं ना, तो इन सबको लेजिस्लेचर कहते हैं। तो ये लोग जो हैं बोले, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए जो लोगों के द्वारा चुने जाएँ लेजिस्लेचर में, और उनके पास में राइट होना चाहिए, उनके पास में अधिकार होना चाहिए कि वो बजट को डिस्कस कर सकें, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकें। बजट को डिस्कस करना मतलब कि जो बजट लाया जाता है ना साल भर का, कि क्या क्या कैसे कैसे करना है ना, किस किस चीज़ में पैसा वैसा डालना है ना, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं बजट में आती हैं, तो बजट और उसकी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ पूछ सके। तो ये जो है राइट मांग रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट क्यों बोले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ताकि लोगों को फील दे सकें, अब देखो तुम्हारे लिए हम लॉ लेकर के आ रहे हैं। ब्रिटिश वाले बहुत चालाक थे, पहले वो लोग ना 1857 के पहले के जितने भी एक्ट थे,
तो उस पे ना जो ब्रिटिश जो होते थे चार्टर एक्ट वगैरह बोलते थे, है ना, इस तरीके का बोलते थे चार्टर, 20 साल के लिए एक्ट लेकर के आते थे, 20 साल का चार्टर, है ना, ऐसा कहते थे। फिर बाद में ना 1857 के बाद जितने भी लॉ लाए ना उसमें इंडिया का नाम जोड़ देते थे ताकि लोगों को फीलिंग दे सके कि देखो हम तुम्हारे लिए ही अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही लॉ ला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में अलाउ किया फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई इलेक्टेड, है ना, कि लोगों के द्वारा चुने गए लोग वहाँ पर बैठ सकें। While these early legislature under the British government were in a response to the growing demands of the nationalists, they did not allow all the adults to vote for nor could people participate in the decision making. तो जो शुरू के लेजिस्लेचर थे ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो वो जो थे ना मतलब उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, नेशनलिस्ट जो थी उनकी थोड़े बहुत जो उन्होंने लेजिस्लेचर लेकर के आए, क्योंकि वो जो डिमांड थी ना नेशनलिस्ट की उसकी डिमांड पर उन लोगों ने जो लेजिस्लेचर लाई थी ना वो सारे लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे, मतलब कि जो वोट देने का अधिकार सभी को नहीं था, बहुत कम लोग थे उन्होंने ही वोट दिया था, वही पार्टिसिपेट कर सकते थे डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, द एक्सपीरियंस ऑफ द colonial rule as well as in the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of the nationalists that all person in the independent India will be able to participate in the decision making. तो एक्सपीरियंस जो कॉलोनियल रूल का था, सब लोग परेशान थे, हर सेक्शन को उन्होंने परेशान करके रखा था, तो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। तो कोई डाउट तो था नहीं नेशनलिस्ट के कि जो जो इंडिपेंडेंट होने के लिए इंडिया में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन होगा। विद द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस, जैसे ही लोगों के पास में आज़ादी आई, वी वर गोइंग टू बी सिटीज़न ऑफ अ फ्री कंट्री, तो हम जो हो गए सिटीज़न हो जाएंगे फ्री कंट्री के, है ना, और फ्री कंट्री के हम सिटीज़न हो गए थे। दिस डज नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुल डू what it felt like. It means that the government had to be sensitive to people and sensitive to people's needs and demand. तो जैसे ही हम आज़ाद हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो अपनी मनमानी करेगी, जो भी उसको करना होगा वो करेगी, पर इसका मतलब है ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि लोगों के प्रति जो संवेदनशील रहे, है ना, लोगों की नीड्स के प्रति, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, है ना, उनकी डिमांड फुलफिल करे, है ना, जो भी सही डिमांड है। द ड्रीम्स एंड द एस्पायरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे ही हमारा जो कंट्री आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सभी लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना है, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो हमारे जो ड्रीम्स थे, हमारे जो एस्पिरेशंस थे फ्रीडम स्ट्रगल में कि जो सभी लोगों के अधिकार होंगे, है ना, सब लोग इक्वालिटी के साथ जिएंगे, अच्छे से रहेंगे, हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन से वो फुलफ़िल हो गए थे सारे। कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, ठीक है, जिसका मतलब है सभी लोगों को राइट टू वोट होता है कंट्री में, अब द 18 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं ना उन सबको, ठीक है। ये देखो ये ईवीएम के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस की गई थी 2004 में फर्स्ट टाइम, ठीक है, इलेक्शन में। इसमें ना बटन दबा देते हैं तो फिर वोट हो जाता है, तो ईवीएम कहलाता है ये, ठीक है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में जानते हैं हम। हमने जैसे कि आपको बताया था कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है, तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है ना उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं आपके लॉ बनाते हैं जा करके, है ना। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। आइडिया ऑफ कंसेंट, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि डिज़ायर, लोगों का जो है, लोगों का अप्रूवल होना, ठीक है, कि उनका कंसेंट है, उन्होंने हाँ बोल दिया इस चीज़ के लिए, है ना। तो लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, सभी लोग चाहते थे, है ना, तो उन सबका कंसेंट था, उनका अप्रूवल था, इसमें सब लोगों ने हाँ बोला था, तो ये क्या कहलाया, कंसेंट कहलाया। तो अप्रूवल होना, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी होना, लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर, तो ये लोगों का डिसीजन होता है, ठीक है, लोगों का डिसीजन होता है कि उनने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट की है, डिसाइड किया है उसकी फंक्शनिंग क्या होगी। लोगों ने डिसाइड किया था, सभी लोगों ने, कि इनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चाहिए हमारी कंट्री में, अब वो काम कैसे करेगी, है ना। द बेसिक आइडिया इज़ द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट इंडिविजुअल और सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन and that in principle government as well as the other public institution need to have the trust of the citizen। तो ये जो डेमोक्रेसी है ना उसमें बेसिक चीज़ क्या होती है, डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों का शासन, मतलब लोगों का रूल जो होता है, ठीक है, पीपल्स रूल होता है डेमोक्रेसी। तो इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, सिटीजन। जैसे कि हमारे प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस कर देता है हमको कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, ठीक है, संविधान में जो भी लिखा है ना,
तो हम एक बार प्रीएम्बल पढ़ के समझ जाते हैं कि अच्छा इस डायरेक्शन में हमारा संविधान लेकर के जा रहा है। संविधान में लिखा हुआ, प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस करा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि लोगों की सबसे पहले बात की गई है उसमें। तो पीपल ऑफ इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दैट इन प्रिंसिपल होता है गवर्नमेंट का और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का कि इन लोगों का ट्रस्ट ले सके वो, कि लोगों का भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, है ना। तो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा होगा तभी गवर्नमेंट चल पाएगी, वरना गवर्नमेंट फिर रह जाएगी, हट जाएगी, फिर दूसरे लोग आकर के रूल करेंगे, है ना। हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, और लोग कैसे ही कंसेंट देते हैं, कैसे अपना अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, फिर लोगों का अप्रूवल उसको कैसे मिलता है। वन वे ऑफ डूइंग सो, तो एक जो तरीका है ये करने का, इलेक्शन के थ्रू। तो लोग अपना कंसेंट देते हैं इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन क्या होता है, चुनाव, चुनाव तो सुना ही होगा आपने, है ना। पीपल विल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, लोग जो है इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, इनमें से एक ग्रुप जो होता है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। देखो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना। अब ये लोग अपने अपने एमएलए जो एमपीज़ के लिए इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, एमएलए स्टेट के लिए होता है, ठीक है। एक मिनट ये क्लियर कर देते हैं आपको। पार्लियामेंट होती है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होती है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना, तो लोकसभा जो होती है डायरेक्टली इलेक्टेड होती है और राज्यसभा जो होती है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जो डायरेक्टली आप चूज़ करते हो लोगों को, जब इलेक्शन होता है लोग जो होते हैं वोट करते हैं, और जो भी लोग जीतते हैं ना इलेक्शन में, तो वो लोकसभा में जा कर के बैठते हैं। राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं ना, वो किस तरीके से होते हैं, वो जो स्टेट के एमएलएज होते हैं ना, वो लोग वोटिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उनके वोटिंग से फिर राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा जो है उसको, जो राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ठीक है। तो राज्यसभा में जो हमारे वैसे रिप्रेजेंटेटिव जाके नहीं बैठते, लोकसभा में मेन रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठते हैं। इन दोनों में जो जाकर के बैठते हैं उनको कहते हैं एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। ये स्टेट लेवल पर होती है। तो असेंबली को कह लो आप लोकसभा, ऐसे हम आपको समझा रहे कि इक्वल टू लोकसभा समझो, काउंसिल को इक्वल टू राज्यसभा समझो, ठीक है। तो ये इक्वल टू समझा रहे हैं आपको, ये है नहीं, ठीक है। तो ये यूनियन लेवल पे होती है, जो सेंट्रल लेवल पर, ये होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो एक काउंसिल जो है ना बहुत सारे स्टेट में नहीं है, क्योंकि इसके लिए बजट लगता है, पैसा लगेगा मेंटेन करने के लिए, तो कई सारे स्टेट इसको नहीं रखे हैं। सिर्फ 6 स्टेट के पास में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी सबके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली सबके पास में है। तो जो असेंबली में जाकर के बैठते हैं ना उनको कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ना, उनको एमएलए कहते हैं, ओके। तो जो पार्लियामेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ना, हमारे इलेक्शन होता है, लोग जो इलेक्ट करते हैं तो वो जाकर के पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, है ना। तो इन सब ने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, इलेक्शन लड़ा इन लोगों ने, मतलब इनके एमपीज़ जो इन्होंने अपने लोगों को खड़ा किया कि ये एमपी के इलेक्शन में लड़ रहे हैं। इनके 3 थे, ठीक है। इनने भी अपने इलेक्शन के लिए, इनने भी एमपी के लिए अपने लोगों को खड़ा किया, ठीक है। अब इनमें से इनके जीत गए 4 एमपी, इसके 3 जीते, ठीक है, इसके 2 जीते, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसके जीते, इसके एमपी जीते। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप जो है वो रूल करेगा अब। तो ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ज़्यादा एमपी जीते थे, है ना, तो वो जो है फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। और इन पॉलिटिकल पार्टी के जो भी लीडर होंगे ना, जो भी लोग चाहेंगे, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा वो बनेगा क्या, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ओके। ऐसा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को आप डायरेक्टली कभी भी नहीं चुनते हो, है ना, वो भी एक एमपी कहलाते हैं, ठीक है। एमपी को आप चुन देते हो जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उनको इलेक्शन से वो आते हैं, और बाकी जो एमपी होते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर को चुनती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, है ना। तो आपके हाथ में नहीं रहता कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, है ना। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी के 4 जीते थे, तो एक के 3, इनके 2 भी तो जीते थे, है ना। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट, बाकी तो हो गए अपोजिशन ना। तो बाकी के जो अपोजिशन वाले भी रहते हैं इसमें, वो सारे एमपी ही कहलाते हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में, है ना। वो सब बैठते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट के एक्शन, कि गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन ना ले। इसी तरीके से लोग जो अपने चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट में, जो उनको ना कंट्रोल भी करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, ठीक है। ये देखो ये माप बताई गई है। यूजिंग एन एलिफेंट को यूज़ कर रहे हैं, बहुत पुराने टाइम की होगी, क्योंकि एलिफेंट को यूज़ कर रहे हैं ये लोग ईवीएम को ले जाने के लिए,
डिफ़िकल्ट टेरेन में, जैसे कि बहुत पहाड़ी इलाका हो, कहीं बहुत दूर ले जाना है जहाँ पर सड़क वड़क ढंग से नहीं बनी हुई है, ठीक है, तो उसको लेकर गए हैं। अवर आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन द क्लास 6 में और 7th में भी हमने देखा था, है ना। जो रिप्रेजेंटेशन का इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जैसे कि हमने स्टेट के बारे में भी देखा था और लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी देखा था। यू आर फैमिलियर विथ हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आप समझ गए हो कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। कई लेवल होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि यूनियन लेवल पे आपने देखा है ना, स्टेट लेवल पर देखा, लोकल जो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी है उसका भी हमने आपको समझाया था, है ना। तो अभी ना यहाँ पर कुछ आइडियाज़ को रिकॉल करना है, ये एक्सरसाइज करके, ठीक है, करके। तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। हु एन MLA यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज़ एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, देखो ये जो है, अगर एक स्टेट का एग्जांपल भी ले लेना, पूरी कंट्री का देखो, ठीक है, पूरी कंट्री है, इसमें ना कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकती है। हो सकता है आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो, पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई और निकल जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बनाई जाती हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट होता है अपने यहाँ। 1 वोट की एक ही वैल्यू कहलाएगी, है ना। तो हर MLA और MP हो इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन को। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, 10 लाख लोग, सॉरी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग हैं, ठीक है, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 10 लाख ही होंगे, ठीक है। तो एक MLA जो MP है वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में 10,000 है और एक में 10 लाख है, ठीक है। तो ये होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिप्रेजेंट करना मतलब कि उनके बिहाफ में वो खड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप प्रॉक्सी लगा देते हो क्लास में, मेरे बिहाफ में मेरे दोस्त ने अटेंडेंस लगा दी है ना, तो उनके बिहाफ में ऐसा हो जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करना मतलब लोगों की ये नेता बने हुए नेता ही तो है, ठीक है। तो इतने सारे लोग हैं, उनका एक इंसान को उन्होंने चुना है। यहाँ पर 2-3-4 लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में, तो इनमें से जो भी इंसान इनको पसंद था तो इसको इन लोगों ने इलेक्ट कर दिया। तो ये जो इंसान है अब उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और MLA और लोकसभा में जो MLA जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, ठीक है, हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड, तो कैसे इलेक्ट होते हैं। तो MLA एक स्टेट है, स्टेट में भी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब कि एक MLA अगर 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा MLA भी 10,000 के 10,000 लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमने आपको बताया ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, है ना, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पर रूल मेकिंग होती है, स्टेट के लिए रूल्स बनाते हैं वो, है ना, और लॉ बनाते हैं। डिस्कस विद योर टीचर विद द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा इन द पार्लियामेंट, लोकसभा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में लोकसभा के बारे में पूछा है और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछा। ये विधानसभा कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं लोकसभा। हमने आपको बताया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, हर स्टेट में होती है। ये जो है अपने स्टेट के लिए रूल्स बनाते हैं, है ना। और जो लोकसभा होती है पूरी कंट्री के लिए होती है, उसमें सारे कंट्री से चुने गए MP जा कर के बैठते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये लोग जो है लोकसभा पूरी कंट्री के लिए रूल्स बनाते हैं। जो MLA होते हैं, जो MLA होते हैं ना, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं ना। ये जो लोग यहाँ पर बैठते हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको MLA कहते हैं। और जो लोग जो हैं लोकसभा में बैठते हैं उनको MP कहते हैं। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्शन होता है लोगों का, इसमें भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोग। लोकसभा पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनाते हैं, यहाँ पर जितने भी MP बैठे रहते हैं, ये जो है स्टेट के लिए बनाते हैं, है ना। तो सिमिलर ही होती है ये। फ्रॉम द लिस्ट अबव identify the work of the state government and that of the central government। तो ये जो लिस्ट बिलो दिया गया है, तो इसमें बताना है कि जो वर्क है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है। देखो एक तरफ है आप सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ऐसा यूज़ कर लेते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल भी बोल सकते हैं ना। तो इनका काम क्या है। द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन द पीसफुल रिलेशन विद द चाइना, ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात की गई है, इसलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि ओवरऑल कंट्री के रिलेशन कैसे रहेंगे चाइना से, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। तो ये वाली बात होती है, क्योंकि अपने देश की बात आ गई ना, डिफेंस सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हो जाती हैं ये चीज़ें, इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू कंटिन्यू द बोर्ड एग्जाम इन क्लास
क्लास 8th फॉर ऑल स्कूल्स अंडर दिस बोर्ड। तो ये जो डिसीजन है ये किसका, एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन है। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन द अजमेर एंड मैसूर। ये कम्युनिकेशन की बात आ गई है। कम्युनिकेशन जो आता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि नई ट्रेन लाई गई है अजमेर से मैसूर तक कनेक्ट करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ 1000 रुपीज़ नोट है ना, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने नहीं, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था कि सारे नोट्स जो है जो 1500 के ख़त्म वो है ना नहीं चलेंगे। आप देख रहे हो जब गवर्नमेंट किसी एक पर्चे को बोलते हैं ना कि ये लीगल करेंसी है, लीगल टेंडर है, तब वो करेंसी कहलाती है, वरना वो भी एक पेपर का नोट ही कहलाएगा, कुछ नहीं कहलाएगा पेपर के अलावा, है। तो गवर्नमेंट के बोलने पर रहता है ना, बाकी इशू तो आरबीआई करता है इनको। ठीक है, ये हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हमको फिल करना है इनको। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनके टाइम पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अपने टाइम पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट, पीपल जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। तो यहाँ पर आएगा डायरेक्टली। ठीक है, बट इंस्टेड चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू देयर इलेक्शन प्रोसेस, अपने इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव, ये जो दीज एमएलएज, ठीक है, मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। ये जो एमएलएज होते हैं तो ये जो है मिलते हैं और पूरा अपना जो सारा जो है एंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज वॉट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो अगर आप अभी देखो ना तो गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं कह सकती अगर वहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, मतलब राइट टू वोट नहीं है सभी लोगों को। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट सिटीजन इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है सारे सिटीजन को राइट टू वोट देने का अधिकार है ना। यू हैव रीड दैट द मोस्ट इलेक्टेड मेंबर्स वेदर इन द पंचायत और द विधानसभा इन द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। आपने देखा जैसे कि पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में 5 साल के लिए होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, विधानसभा जो है वहाँ पर भी 5 साल के लिए होता है, और जो पंचायत है वहाँ पर भी 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं ना। वाई डू वी हैव अ सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड नॉट फॉर लाइफ। तो पूरी ज़िंदगी के लिए थोड़ी ना इलेक्ट करके बैठा देंगे उनको, कुछ टाइम के लिए इलेक्ट करते हैं। अगर उन्हें ढंग से काम किया तो ठीक है, फिर अगर उन्हें ढंग से काम नहीं किया तो दूसरे लोग चुने जाएंगे, वो अच्छे से फिर रूल करेंगे। मतलब कि फिक्स्ड पीरियड क्यों है ना, पूरी ज़िंदगी के लिए क्यों नहीं इलेक्ट कर देते। आप सोचो ये जो एमपी जो ये हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं, ये जो नेता लोग होते हैं, ये 5 साल में तो ढंग का काम करते नहीं। अगर इनको ज़िंदगी भर बैठा दिया तो ये तो और ही काम ना करेंगे कंट्री के लिए, है ना, अपने रीजन के लिए भी नहीं। जब इलेक्शन आता है तभी तो इनका जो सारा काम निकल के आता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम जॉब दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट लेके आ रहे हैं, हम पॉवर्टी घटा रहे हैं, मतलब गरीबी घटा रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें ये तब करते जब इलेक्शन आता है ना। पहले से कुछ काम नहीं करते हैं ज़्यादातर जो नेता लोग होते हैं ना। तो अगर लाइफ टाइम इनको बैठा देंगे तो ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि ये देखो, यू हैव रीड दैट द पीपल, फॉर वो डेमोक्रेसी भी नहीं कहलाएगी ना अगर लाइफ टाइम आपने उनको बैठा दिया तो, है ना। You have read that the people participate in other ways, not just through elections, to express their approval or disapproval of the action of the government। हमने पढ़ा था कि लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ इलेक्शन के थ्रू नहीं, और भी जो तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, बताते हैं कि ये एक्शन गवर्नमेंट का अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। कैन यू डिस्क्राइब 3 such ways थ्रू ए स्मॉल स्किट। तो हम एक मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जब हमने पढ़ा था, एक्ट लाया गया था 2005 में, है ना। तो महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, औरतों ने, क्योंकि वो सह रही थी उस मुद्दे पर, है ना, और गवर्नमेंट ने उस मुद्दे पर लॉ भी नहीं बनाया था, है ना। तो ये आ गया। तो प्रोटेस्ट करना सबसे पहली चीज़ होती है कि लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेन करते हैं ना,
जो कि ये जो है गलत लॉ है, ये ठीक नहीं है। प्रोटेस्ट जैसे कि फार्मर अभी प्रोटेस्ट किए थे, उनको लॉ नहीं पसंद आया था जो गवर्नमेंट लेकर के आई थी, है ना। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था फार्मर्स का। तो लोग अपना जो बात मनवाते हैं फिर गवर्नमेंट से, कैंपेन करते हैं कि ये एक्शन गवर्नमेंट का ठीक नहीं है, इस एक्शन में गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए। ये तो प्रोटेस्ट हो गया, कैंपेन हो गया मीडिया के थ्रू। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, आजकल तो सोशल मीडिया भी चल रहा है। पहले तो न्यूज़पेपर चलते थे, न्यूज़पेपर वगैरह, और जो ना राइटर्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में बताते हैं, ये लोग डिबेट वगैरह होता है, डिस्कशंस होता है, मीडिया बताती है कि गवर्नमेंट ऐसा करिए, गवर्नमेंट वैसा करिए। मीडिया का काम होता है चाहे गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा काम करे, पर जो भी उसमें कमी है ना किसी भी चीज़ में, तो मीडिया उसको सामने लेकर के आए, अपोजिशन भी उसको सामने लेकर के आए। पर अपने यहाँ उल्टा ही होता है, अच्छा काम बुरा काम सब अपोज करना है ना। पर जो गलत चीज़ है वो नहीं बताते हैं, बहुत कम ही बताते हैं ना, टीआरपी के चक्कर में बस बोलते रहते हैं ना। तो मीडिया जिस दिन सपोर्ट करने लगी ना गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी तब नहीं रहती, है ना। बिजनेस पर्सन्स को तब डेमोक्रेसी नहीं रहती फिर, क्योंकि ना फिर नेक्सस बन जाता है। मीडिया सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा रही है गवर्नमेंट का, तो ये अच्छी बात नहीं होती है फिर, है ना। तो उनको बताना पड़ता है लोगों को कि क्या कमी रह गई किस चीज़ की। तो मीडिया जो है, न्यूज़पेपर जो हो गए, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा समझदार इंसान होते हैं वो आर्टिकल लिखते हैं, बताते हैं कि गवर्नमेंट का ये एक्शन ठीक नहीं है, ये गलत है, ये वो, है ना। टीवी में डिबेट्स होते हैं, जो मीडिया है वो कवरेज करती है, अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी करता है तो, है ना। सोशल मीडिया में अभी आजकल कैंपेन चलने लगते हैं ना, ट्विटर में ट्रेंडिंग चलने लगती है, ट्रेंड करने लगता है ना। तो प्रोटेस्ट कैंपेन मीडिया के थ्रू लोग अपना डिसअप्रूवल बताते हैं गवर्नमेंट के एक्शन के थ्रू, है ना। लोग ना अपना ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, प्रेशर ग्रुप कहते हैं उनको, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि ये एक्शन गवर्नमेंट का ठीक नहीं है ना। जैसे कि बिजनेस वालों ने अलग ग्रुप बना लिया, फार्मर्स ने अलग बना लिया, विमेंस ने अलग बना लिया, स्टूडेंट्स ने अलग बना लिया। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप भी बनाए जाते हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। तो ये आपने देखा, ये हमारी जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है गोल गोल, उसकी पिक्चर दी गई है ना। तो देखो राज्यसभा, ये जो है लोकसभा। पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि सब जो पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनाते हैं, सुप्रीम है, एकदम ऊपर, है ना, सबसे ऊपर। इट हैज़ 2 हाउसेज, इसमें 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में जो होते हैं ना मेंबर्स, और लोकसभा में होते हैं, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड। राज्यसभा ना रेड कलर है, ये ना क्या शो करता है, रेड कलर रॉयल्टी को शो करता है। ग्रीन कलर जो कि कॉमन पीपल को शो करता है, जनरल लोगों को, है ना, जो कॉमन लोग हैं उनको शो करता है। राज्यसभा जो रॉयल्टी को शो करता है ना, तो इसलिए वो कलर भी डिवीजन किया गया है। राज्यसभा को ना काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। जो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है राज्यसभा में। लोकसभा देखिए हाउस ऑफ द पीपल होते हैं, क्योंकि जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें। अभी ना इसकी टोटल स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स हैं इसमें। इट इज़ चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो होता है ना, राज्यसभा हो गया चाहे लोकसभा हो गया, इसमें एक जो होता है चेयरमैन होता है राज्यसभा में, और जो वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ना, लोकसभा में यहाँ पर स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। ये जो है चेयर पर्सन होते हैं, यहाँ पर बैठ कर के प्रिसाइड करवाते हैं सारी मीटिंग को, है ना। तो ये होते हैं। तो राज्यसभा जो होती है ना, इसमें 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें जो 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, है ना, मतलब कि प्रेसिडेंट इनके नाम बोलते हैं कि ये वाले जो लोग हैं यहाँ पर रहेंगे, है ना। जो लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस और साइंस से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को बुलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया गया था, है ना। तो वैसे ही जो कोई बहुत ही समझदार इंसान होता है तो उसको भी आना चाहिए, है ना, पार्लियामेंट में अपना जो पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसके लिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इसको 12 लोगों को, कि राज्यसभा में बैठते हैं। यहाँ पर जो है ना ये जो नंबर है ना गलत दिया गया है, 543 है। लोकसभा में जो है हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं लोकसभा को, तो यहाँ पर 543 है ये सीट्स। ये जो पहले 545 थी, अब एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को 2 नॉमिनेट करी गई थी सीट्स। एंग्लो इंडियन जो कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ बस गए थे ना, जो भी लोग थे मतलब बाहर के जो फॉरेन वाले थे, तो वो लोग यहाँ पर बस गए थे, उनकी शादी हुई थी, उनकी फैमिली चल रही थी, तो उन लोगों के लिए 2 सीट दी गई थी, तो इनको हटा दिया गया है अब। पहले थी 545, अब 543 है। तो इसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। स्पीकर हमने आपको बताया ना, स्पीकर मीटिंग वगैरह सब कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को ही चेयरमैन कहते हैं राज्यसभा का, ठीक है। तो ये होता है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या होता है ये देखिए। रोल ऑफ द पार्लियामेंट आपको पता है, जो हमारी पार्लियामेंट है पुरानी वाली, तो अब तो नई वाली में चले गए हैं, तो पुरानी वाली को क्या बोला है, उसको बोला है कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन हाउस बोला गया है हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है।
तो जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है ना, उसको क्रिएट किया गया था आफ्टर 1947। मतलब कि बेसिकली पार्लियामेंट बना के तो अंग्रेज़ गए थे, पर हमारी जो थी ना इंडियन पार्लियामेंट, वो 1947 में हमने शुरू की थी। इंडियन पार्लियामेंट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इंडियन पार्लियामेंट दिखाती है कि लोगों का भरोसा है डेमोक्रेसी के ऊपर, है ना, लोगों का, उनका पार्टिसिपेशन, लोगों की जो भागीदारी होती है डिसीजन मेकिंग में, जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी ना लोग सोच समझ के फिर जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठाए जाते हैं, वो सोच समझ के डिबेट डिस्कशन करके फिर डिसीजन लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय कंसेंट, तो लोगों का कंसेंट अप्रूवल होता है ना, कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये सही है, ठीक है, हम मानते हैं, है ना। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि जो ये है रिप्रेजेंटेटिव है हम लोगों के, है ना, यहाँ पर रहते हैं पीपल जो है वहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द लेजिस्लेचर। सिमिलर मैनर पे होते हैं इलेक्शंस, जैसे कि अभी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है अभी, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर में भी ऐड आते हैं, फ़ोन में भी ऐड आते हैं, है ना। तो इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा त्यौहार मनाया जा रहा है। इलेक्शन भी एक त्यौहार ही है अपनी कंट्री में, है ना। तो इलेक्शन जो है ना सेम तरीके से होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, और लोकसभा के इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि किसकी पावर रहेगी, है ना, जो कौन गवर्नमेंट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस इन एवरी 5 ईयर्स, तो 5 साल में एक बार लोकसभा को चुना जाता है यहाँ पर, ठीक है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंट्री को डिवाइड कर दी, जैसे कि मैप में दिया गया है, पेज 41 में आप देख लेना, पेज 41 में, है ना, मैप में, ये है आपका मैप, ठीक है। तो यहाँ पर दी गई है कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया गया है कंट्री को। अब ये देखो, ये जो है बड़ा एरिया क्यों है ये कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्योंकि ना यहाँ पर एरिया तो ज़्यादा है पर लोग कम रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, तो दूर दूर रहते हैं, तो इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड की जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखो छोटी छोटी जगह, बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई है, क्योंकि इतनी सी जगह में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, बहुत सारी पॉपुलेशन, मतलब इतने बड़े एरिया के मुकाबले में इतनी सी जगह में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, तो सेम पॉपुलेशन होनी चाहिए। वन वोट वन वैल्यू का हमारे यहाँ कंसेप्ट चलता है ना। हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है वहाँ से एक पर्सन आता है पार्लियामेंट में, है ना। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन पर्सन टू द पार्लियामेंट। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हर कैंडिडेट जो होता है, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट मेंबर भी हो, ठीक है, और हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, तो डिफरेंस होता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर मतलब कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, पर ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को विद द हेल्प ऑफ टेबल के थ्रू लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो 2019 में जो इलेक्शन हुए थे 17th लोकसभा थी, है ना। अब जो इलेक्शन होंगे ना वो हमारी 18th लोकसभा कहलाएगी, है ना, जब जो भी पार्टी जीतेगी वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। तो बीजेपी के देखो 303 वोट थे, आईएनसी के 52। तो ये सारे ना पॉलिटिकल पार्टी इसके बताए गए हैं, वोट नहीं, एमपी जो है ना कितने ज़्यादा हैं, तो बीजेपी की सबसे ज़्यादा है। तो इन्होंने ना जो अपनी गवर्नमेंट बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है, ठीक है, मतलब कि ये लोग जो हैं ये कंट्री को चलाएंगे, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, और इनके जो लीडर होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, है ना। तो ये देखो 543 है पूरे, है ना। तो ये हो गया। अभी वंस इलेक्टेड, जैसे ही इलेक्शन हो जाता है तो ये कैंडिडेट जो है मेंबर बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको ही एमपी कहते हैं। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, यही जो एमपी होते हैं यही पार्लियामेंट बनाते हैं, मतलब ये सारे बैठेंगे तो पार्लियामेंट होगी। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, जैसे ही इलेक्शन हो जाता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट को फंक्शंस भी परफॉर्म करने होते हैं। क्या फंक्शंस, अब देखते हैं हम फंक्शंस देखेंगे पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट के फंक्शंस देखेंगे हम, तो पार्लियामेंट को कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं, जैसे कि टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि नेशनल गवर्नमेंट वो बनती है जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है जिसकी भी मेजॉरिटी होती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। आफ्टर लोकसभा के इलेक्शन के बाद में लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कितने एमपी हैं जो बिलोंग करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी से कई सारे एमपी सेलेक्ट होकर के आए हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी। अगर पॉलिटिकल पार्टी को जो है अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उनके पास में मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा एमपी होनी चाहिए। जैसे कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमने देखी थी सारी की सारी, तो इसमें सबसे ज़्यादा एमपी जो थे बीजेपी के थे, फिर आईएनसी के थे, फिर कम होते जा रहे थे, है ना। सबसे ज़्यादा एमपी जो थे इनके थे। तो ये लोग जो है अब गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, उसके लिए भी कई सारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, तो 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है।
एंग्लो इंडिया वो कम्युनिटी थी जो भी अंग्रेज़ हमारे यहाँ आकर के बसे थे, तो वो लोग यहाँ पर बस गए थे, उन्होंने शादी की थी, यहीं रहने लगे थे, ठीक है। तो उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया था, ये नॉमिनेशन का 2 मेंबर उनके यहाँ से आते थे, पर अब हटा दिया गया है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है नहीं, है ना। तो 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो जिसकी भी मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। मतलब मेजॉरिटी कैसी होनी चाहिए कि 543 का हाफ होना चाहिए, 272 हाफ से ज़्यादा होना चाहिए एक मेंबर, तब वो लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर देखो इनके 303 है ना, 303 इसलिए इनकी गवर्नमेंट बन गई है ना, तो इन लोगों ने फिर फॉर्म कर ली गवर्नमेंट। ओके, द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कोalition फॉर्म्ड। तो अपोजिशन कौन होते हैं? अपोजिशन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो भी मेजॉरिटी में नहीं है या फिर कोalition में नहीं है। कोalition क्या होता है? जब भी ना कोई भी जो पार्टी है, जैसे कि इन्होंने 272 चाहिए मेजॉरिटी, इनकी नहीं होती 270, इनके होते कुछ 250 मेंबर्स होते हैं, एमपी होते हैं ना, तो ये जो है इनके साथ में गठबंधन कर लेते हैं ना, मतलब मिलजुल के सरकार बना लेते। 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाती और कहती कि हम सरकार बना, हम अपनी नेशनल हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, है ना। तो ये लोग ऐसा करते हैं ना, तो उसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो कोalition हो या फिर कोई मेजॉरिटी में एक पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, और फिर वो लोग होते हैं गवर्नमेंट बना लेते हैं। बाकी सारे जो होते हैं ना वो अपोजिशन कहलाते हैं, है ना। वो लोग क्या होते हैं? अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टी इज़ कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और जो इसमें से सबसे ज़्यादा जिसके इस पास में एमपी होते हैं, जैसे कि इन्होंने बना ली गवर्नमेंट, अब इनके पास में सबसे ज़्यादा एमपी हैं या फिर किसी और के पास में होते, तो वो लोग कहलाते हैं अपोजिशन पार्टी, है ना। जो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली पॉलिटिकल पार्टी से कम पर सबसे ज़्यादा एमपी होने चाहिए उनके पास, है ना। गवर्नमेंट फॉर्म कर ली उन्होंने, जिनकी ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा एमपी थे, और फिर उसके बाद में जो सेकेंड लार्जेस्ट होते हैं ना, तो वो कहलाते हैं अपोजिशन पार्टी हो जाती है वो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लोकसभा का कि एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कि ना क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं ताकि जो लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको लागू कर सकें। जैसे कि पार्लियामेंट में ये सारे एमपी हैं, ठीक है, ये सारे एमपी हैं, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के लॉ बनाते हैं, ठीक है, बिल पास किया, ओके, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है तो वो बन जाता है लॉ। फिर वो लॉ होने के बाद में ना उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसको इम्प्लीमेंट जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है ना, वो एग्जीक्यूटिव कहलाती है। ये सब लेजिस्लेचर कहलाते हैं, लॉ बनाने वाले, है ना। एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है ना। तो वो जो लॉ मेकिंग होती है पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ही हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, है ना। ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। अब जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं जिनके, तो उन पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर होते हैं। जैसे कि आप बीजेपी में देखो तो अभी मोदी जी को लीडर मानते हैं वो लोग, तो वो जो लीडर होते हैं ना वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो भी एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो भी एक एमपी होते हैं, पर वो जो होते हैं क्या, वो ना हेड भी होते हैं रूलिंग पार्टी के। जैसे कि कांग्रेस में अलग अलग हेड बनते हैं उनके, जो भी रहते हैं, है ना। और फिर जैसे आम आदमी पार्टी है तो उसके केजरीवाल जो है वो हेड है। तो वैसे ही जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर होते हैं ना, जो भी, तो वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। फ्रॉम एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। अब जितने भी एमपी सिलेक्ट हुए हैं ना, जो भी मतलब इलेक्ट हुए हैं, तो उनमें से प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स बनाते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर देखो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, पर रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं ना। फिर प्रेसिडेंट को, जब प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कि ये लोग मेरे मिनिस्टर होंगे, तो प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बस प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि कौन से मेरे मिनिस्टर बनेंगे, है ना। ये प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी रहती है, उनको बताना होता है कि कौन मेरे मिनिस्टर बनेंगे, फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं, है ना। तो मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो लोग भी उनके साथ काम कर सके, डिसीजन ले सकें, है ना, इम्प्लीमेंट कर सके जो भी वो डिसीजन लिए हैं उन्होंने। दीज मिनिस्टर्स दैन टेक अ चार्ज ऑफ अ डिफरेंट गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो अलग अलग जो मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है उसके चार्ज लेते हैं। जैसे कि अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई जाती है अलग अलग एरिया को देखने के लिए, जैसे कि डिफेंस को देखने के लिए, फाइनेंस को देखने के लिए, है ना,
और जैसे हेल्थ की बात आ गई, एजुकेशन की बात आ गई, है ना। जैसे कि डिफेंस के अपने राजनाथ सिंह जो थे मिनिस्टर, है ना। और जो फाइनेंस की निर्मला सीतारमन है, तो ऐसे ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को सब जानते हैं ना अपने, जो एस जयशंकर। तो अलग अलग मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं और अपना अपना काम करते हैं ये लोग, है ना। इनके नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए, है ना। Oftentimes in recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. अगर आप पहले ना ऐसा भी हुआ था 1967 के बाद में, फिर दूसरी पार्टी आई, फिर उसके बाद में ना कई सारी पार्टीज़ जो हैं वो ना मतलब उनके एमपी आने लगे थे, मतलब जीतने लगे थे, पर कोई एक मेजॉरिटी में नहीं होता था, है ना, कोई पार्टी। तब ना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो लोग ना मेजॉरिटी में नहीं होती है तो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करें। दे देन जॉइन टुगेदर विद अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के 100 एमपी हो गए, दूसरे की हो गई 250, है ना। तो इन लोग ना फिर मैं जो दोनों हाथ जो जो मतलब कि गठबंधन कर लेते हैं, साथ में आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर के गवर्नमेंट बना रहे हैं। जैसे कि अभी ना बीजेपी के खिलाफ अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जो दूसरी कॉलिशन बनाई गई है इंडिया नाम की, इसका फुल फॉर्म है पूरा। तो इनकी ना कॉलिशन बनाई है इन लोगों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गई हैं, है ना। तो ना मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो मेजॉरिटी के लिए वो लोग साथ में आ जाते हैं और कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गई, ठीक है। दे देन जॉइन टुगेदर विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज द कॉलिशन गवर्नमेंट। पर कॉलिशन गवर्नमेंट ना ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपस में ही लड़ने लगेंगी, है ना। तो नहीं टिकती है, फिर क्या होता है, फिर गवर्नमेंट गिर जाती है, मतलब फिर से इलेक्शन होंगे, है ना। तो ये झोल चलता रहता है ना अगर कॉलिशन गवर्नमेंट होती है तो। और वोटर का ट्रस्ट भी ब्रेक होता है, क्योंकि हर वोटर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी को देता है वोट, ताकि वो लोग उनके यहाँ रूल कर सके, है ना, जो अपने एमपी को चुनता है। और अगर सब साथ में आ जाएंगे तो वोटर का भी ट्रस्ट ब्रेक होगा, है ना। तो ये सब भी चलता है। ओके, फिर यहाँ पर वही बताया गया है कि जो 2009 के जो 15th लोकसभा के इलेक्शन थे, तो इसमें आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको ना सीट तो मिली थी ज़्यादा, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो मेजॉरिटी में लोकसभा में हो सके। इट थर्स एट अ कॉलिशन विद द यूपीए विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इट्स अलाई। तो ना फिर इन्होंने क्या किया था, तो आईएनसी को ज़्यादा सीट तो मिली थी, 206 मिली थी, पर 206 तो मिली थी सीट्स, पर इनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 272 चाहिए ना, तो इनकी नहीं थी। तो इन्होंने किसके साथ में, ये जो इनका यूपीआई होता है, तो उसके साथ में उन्होंने मिल करके फिर यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल करके फिर इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। ओके, इतना हो गया। दीज टू बिल्डिंग्स आर द सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो ये जो है 2 बिल्डिंग है, ये हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में 1930s के टाइम पर बनाई गई थी। जो लेफ्ट में फ़ोटो है ये साउथ ब्लॉक की है, ये वाली। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की है। तो प्राइम मिनिस्टर का पूरा ऑफिस होता है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बिल्डिंग है यहाँ पर, अलग अलग होती है, उनके सारे जो चीज़ें मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग लगे रहते हैं वहाँ पर। द नॉर्थ ब्लॉक इज़ द फोटो, द राइट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बिल्डिंग है। एंड द अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग। अब तो नई बिल्डिंग्स बन गई है ना, जो न्यू पार्लियामेंट बनी, तो सब कुछ बदल गया है अब तो, है ना। तो राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द इंडियन पार्लियामेंट। जैसे कि हमने आपको बताया था, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं लोग, जो कि हमारे द्वारा जो चुने गए होते हैं, मतलब कि वोटिंग के थ्रू जिन लोगों को चुना जाता है, तो वो लोग जो होते हैं जाकर के लोकसभा में बैठते हैं, है ना। और बाकी जो राज्यसभा में होती है ना, यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। स्टेट जो है ना हमारे यहाँ के, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, जो तमिलनाडु, केरला, तो यहाँ के जो स्टेट के जो सारे जो अभी हमारे यहाँ कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, है ना। तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा जो होती है काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाती है ना। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल टू रिक्वायर पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम द लॉ। तो राज्यसभा भी कोई भी लेजिस्लेशन ला सकते हैं, मतलब कोई भी लॉ बनाने के लिए ला सकते हैं कोई भी बिल, और उसको जो ना एंड द बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास। तो हर बिल को ज़रूरी होता है कि वो राज्यसभा से भी पास हो, ठीक है, तभी वो लॉ बनता है। मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों का जब काम होता है ना, तब जा कर के कोई बिल जो होता है लॉ बनता है, ठीक है। बिल मतलब कि कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ लेकर के आए कि ये वाली स्कीम लॉन्च की जाएगी, है ना, ये गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो पैसे इसमें बढ़ाए जाएंगे हेल्थ में, ठीक है, तो ये ऐसा बोला।
तो उसके लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया कि हेल्थ में बहुत सारी चीज़ों को हमको चेंज करना है हेल्थ सेक्टर में। फिर उसको क्या किया, लोकसभा में लाए, पास हो गया, फिर राज्यसभा में लाए, पास हो गया, फिर उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट के पास में जाता है साइन होने के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास में साइन हो गया, फिर उसके बाद में वो लॉ बन जाता है। राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है प्रोसेस और लोकसभा में भी शुरू हो सकता है। तो राज्यसभा होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो देखते हैं, बिल को एनालाइज भी करते हैं, वो भी डिबेट डिस्कशन प्रॉपर करते हैं ना। और ना कोई अल्ट्रेशन मतलब कि अलर्टरिंग करते थे, मतलब कि वो ना अल्ट्रेशन आर नीडेड, तो वो ना बता देते हैं कि इसमें कुछ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वो ना रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो अमेंड करे लोकसभा बिल को, है ना, दोबारा चेंज करे कुछ कुछ उसमें, है ना, या फिर कोई गड़बड़ है। तो वो लोग भी पूरा एनालाइज करते हैं, बिल्कुल डिबेट डिस्कशन होता है वहाँ पर बैठ के राज्यसभा में। तो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। तो जो मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के, तो उसमें से जो मेंबर्स होते हैं तो उनको इलेक्ट कौन करता है, मैं जो राज्यसभा के मेंबर है ना, उनका भी इलेक्शन होता है हर 2 साल में, है ना। तो उनको इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन, असेंबलीज़ में, जो हमने बताया था स्टेट्स जो होते हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना। तो यहाँ पर भी हमारे द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, मतलब ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, ठीक है। तो राज्यसभा जो होता है ना, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 233 जो स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने गए जो ये मेंबर होते हैं, 233 इलेक्टेड मेंबर्स, और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं, मतलब कि इलेक्शन के थ्रू नहीं आते। ये जो है डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जैसे कि लिटरेचर हो गया, ठीक है, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो इन फील्ड से ये लोग बिलोंग करते हैं। अब सेकेंड फंक्शन क्या हुआ, पहले तो नेशनल गवर्नमेंट को चुनना, सेकेंड फंक्शन है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना, ओके। पार्लियामेंट वायलेंस सेशन, पार्लियामेंट सेशन में होना मतलब कि पार्लियामेंट में जब मीटिंग चल रही होती है ना, तो उसको सेशन बोलते हैं। जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर्स, तो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। क्वेश्चन आवर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जो मिनिस्टर्स हैं अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जो एमपी है सारे एमपी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट उसका जवाब देती है। और आप संसद टीवी में देख सकते हो ना, उसमें डिबेट भी डाले जाते हैं, है ना। तो जैसे कि द क्वेश्चन आवर इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आवर सबसे पहले होता है, क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, है ना, सवाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट का काम कैसा चल रहा है उससे, है ना। तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को पूछा जाता है क्वेश्चंस कि आप ये क्या कर रहे हो, है ना, देश में ये क्या चल रहा है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है या फिर कोई दिक्कत चल रही है, तो उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसके थ्रू ना पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव मतलब कि गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्ट टू इट्स शॉर्ट कमिंग। जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि उनकी स्कीम्स वगैरह जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें कितनी कमियां हैं, है ना, क्योंकि उनको भी सही रखना है ना, वरना उनकी सरकार भी गिर जाएगी। फिर दूसरा इलेक्शन होगा, है ना, फिर उनको वोट नहीं मिलेंगे, ओके। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर ना, तो वो लोग भी अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ना अलर्ट हो जाती है। फिर शॉर्ट कमिंग्स जो भी कमियां रहती हैं उनके काम में, ऑल्सो कम टू नो अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। और फिर उनको ना लोगों का जो ओपिनियन है, जो लोग क्या चाहते हैं, ये भी पता चलता है उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। मतलब कि हमने एक इंसान को चुन करके भेजा, ठीक है, मतलब कि हमारे एरिया से एक एमपी गया वहाँ पर, तो अब वो एमपी जो है भले वो गवर्नमेंट में ना हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो, पर वो एमपी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो वो लोग हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सबको, है ना। तो जो ये एमपी हुआ इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और लोगों का ओपिनियन बताएगा, है ना। तो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम अपना ओपिनियन बताते हैं पार्लियामेंट में, है ना। दैट इज़ एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। तो क्वेश्चंस पूछना गवर्नमेंट से
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एमपी का। द अपोजिशन पार्टी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो अपोजिशन पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हेल्दी फंक्शनिंग होती है डेमोक्रेसी की। तो अपोजिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब ताकि हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से चल सके, क्योंकि अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर सवाल भी उठाते हैं बहुत सारे। दे हाईलाइट द ड्रॉबैक्स, मतलब कि जो भी कमियाँ रहती हैं वेरियस पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज़ आती हैं ना, जैसे कि कई सारी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए पॉलिसीज़ आई है ना। पैसा भी दिया जाता है, फाइनेंस एलोकेशन होता है बजट में डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो क्या कमियां हैं पॉलिसीज़ जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के उसमें, तो ये लोग जो है अपोजिशन हाईलाइट करती है, बताती है कि ये कमियां हैं ना, मतलब कि क्रिटिसाइज़ करते हैं है ना, कि ये लोग गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, इनकी कमी ये है वो है, ठीक है, ऐसे बताते हैं। एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़, और अपनी पॉलिसी को सपोर्ट में लेकर के आते हैं, मतलब अपनी पॉलिसी है ना, जैसे कि गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी लेकर के आए, अब अपोजिशन ने बोला इसमें ऐसी ऐसी कमियां हैं, ये हम ठीक करेंगे, हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे, अगर हम पावर में आते हैं, हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो ठीक है, तो अपना सपोर्ट भी गैदर करते हैं ये लोग, है ना। द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। अब देखो एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर कैसे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोकसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। कवरेज ऑफ अ स्कीम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्कीम लाई गई थी यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन में भी ना स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पर इतना जानना आपके लिए अभी उतना ज़रूरी नहीं है, तो ठीक है फिर। पर इसके भी टाइप होते हैं, मतलब कि अनस्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन मतलब कि ओरल क्वेश्चन भी होते हैं, रिटन क्वेश्चन भी होते हैं, शॉर्ट नोटिस मतलब कि 10 दिन का नोटिस भी दिया जाता है, फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो मनोज रजौरिया जो है उनसे पूछा गया, विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट whether the government proposes to coverage various scheme and policies for children in the country, if so details therefore, and if not reason therefore। तो उन्होंने पूछा क्या गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए क्या कवरेज कर रही है, कई सारी स्कीम है, इनकी पॉलिसी है कि नहीं, अगर है तो बताइए, नहीं है तो क्यों है, मतलब क्यों नहीं है ये भी बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर थे उन्होंने आंसर दिया कि A to C तक का पूरा आंसर दिया इन्होंने। द मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप द नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन इन 2016। मिनिस्ट्री ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था चिल्ड्रन के लिए 2016 में, विच लार्जली ड्रॉ अपॉन द एक्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। इसमें जो भी पुराने प्रोग्राम थे, स्कीम्स थी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की, उसको साथ में लेकर के आए। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, क्योंकि हो सकता है ना कई सारी, जैसे कि हेल्थ में भी कई सारी मिनिस्ट्रीज़ ने, हेल्थ में भी जो मिनिस्ट्री है उसने कई सारी स्कीम निकाली होती हैं जो बच्चों के लिए है ना, एजुकेशन में भी निकाली जाती है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ चिल्ड्रन जो है, इसमें सारी स्कीम है वो उनका कोऑर्डिनेशन भी हो सके सारी मिनिस्ट्रीज़ का, तो सब एक अम्ब्रेला के नीचे ले आया, ऐसा कर दिया है ना, और कलेक्टिव एक्शन हो सके सारे स्टेक होल्डर्स से, ताकि मल्टी डायमेंशनल जो कमियां हैं, जो भी कमज़ोरियां हैं वो हटा सकें जो बच्चे जो सहते हैं, ठीक है। जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन है 2016 का, कैटेगराइज करता है चिल्ड्रंस राइट अंडर 4 की प्रायोरिटीज़। इसमें 4 जो है बहुत ही प्रायोरिटी वाले एरिया हैं, जो 4 सबसे ऊपर एरिया। एक तो सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो मतलब सर्वाइवल उनका अच्छे से जीना, और हेल्थ और न्यूट्रिशन मतलब उनकी हेल्थ के ऊपर काम करना, उनका जो सेहत अच्छी रहे और उनको अच्छे से खाना मिले, तो उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे से खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, और टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, तो आप अच्छे रहेंगे, है ना। तो वही बात होती है। तो एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। एजुकेशन होना चाहिए, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए माइंड के साथ में, है ना। तो अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए उन लोगों का, ठीक है। बच्चों का प्रोटेक्शन भी करना और बच्चों का पार्टिसिपेशन भी होना। इट आइडेंटिफाइज द की प्रोग्राम्स एंड स्कीम, तो उन्होंने कई सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स बताए, है ना, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर आंसर की। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द MPs। तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा फीडबैक भी मिल जाता है, और वो नीचे भी रहती हैं जब MPs जो है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। तो कोई भी अगर फाइनेंस का मैटर होता है ना, उसमें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर बजट भी पास किया जाता है ना, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होता है। अगर किसी जो मिनिस्ट्री में किसी स्कीम को एलोकेशन भी किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसमें भी दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट वे होता है जिसके थ्रू ना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पार्लियामेंट को, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को, है ना। तो मतलब कि पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द MP एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव a central role in the controlling, guiding, informing the parliament, that is the aspect of the functioning of our Indian democracy। तो MP जो
रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, वो ना क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को कि ये जो है और अच्छे से फंक्शनिंग हो सके हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की, है ना। तो चेक एंड बैलेंस बना करके रखते हैं। अब तीसरा जो फंक्शन है पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग, है ना। पार्लियामेंट में क्या होता है, लॉज बनाए जाते हैं। लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग। वी शैल रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। हम इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब लोग कौन है, पीपल जो पार्लियामेंट में होते हैं ना, वो कौन है। पार्लियामेंट नाउ हैज़ अ मोर एंड मोर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट। पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड के डिफरेंट पीपल होते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर आर रूरल मेंबर्स, तो गांव से भी आते हैं वो। कई सारे जो मेंबर्स होते हैं रीजनल पार्टी के, एक लोकल पार्टी एक रीजन से बिलोंग करती है, वहाँ की पार्टीज़ के भी मेंबर्स आते हैं ना, एमपी बनते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेटिव आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। पहले जो लोग थे ना वो अनरिप्रेजेंटेटिव रह जाते थे, है ना, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो अब उनसे भी लोग जो है इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, वो भी एमपी बन रहे हैं पार्लियामेंट में, है ना। तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है ताकि वो अपना अपना इंटरेस्ट रख सकें। जैसे कि विमेन का होना ज़रूरी है पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी लॉ बना दे औरतों के लिए, क्योंकि उतनी सेंसिटिविटी होती ही नहीं है ना। जैसे कि अभी हमारे यहाँ 33% रिजर्वेशन दिया गया है ना अपने यहाँ, जो पार्लियामेंट में विमेंस को, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो हर सेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। 50% पॉपुलेशन को 33% अभी रिजर्वेशन दिया गया है ना। तो देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी पता है, जब बनाई गई थी तो हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन था, है ना। तो मतलब हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनकी वॉइस होनी चाहिए वहाँ पर। तो ऐसे ही जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो रहा है दलित का भी और बैकवर्ड क्लासेस का भी। दलित का हमने समझा था कि ब्रोकन होता है, इसका मतलब, है ना, क्योंकि इनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, तो ये लोग जो दलित बोला जाता है ना। बैकवर्ड क्लासेस होते हैं जो है ना पिछड़ के रह गए हैं, मतलब कि जो पीछे छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ाना है ना। तो वनरेबल सेक्शंस होते हैं, तो वो लोग भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर। तो यहाँ पर बताया गया कि कितनी पॉपुलेशन ने जो है वोट किया है। तो वोटिंग भी अभी बहुत कम होती है। जैसे कि देखो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 1951-52 में, पहली बार हमारी कंट्री में इलेक्शन हुए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, है ना। तो 60% लोगों ने बस वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था 2019 में। मतलब 75 साल हो गए, है ना, मतलब 70 साल। हाँ, तो नहीं तो है ना, तो लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है, 67 रहा, ठीक है। तो मतलब इतना कम पार्टिसिपेशन रहा, फिर भी लोगों का बड़ा है पर कम है ना। It has been observed that the representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो उसमें पूरा परफेक्ट जो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है वो सोसाइटी को। देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, इट हैज़ बीन इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब कि कई सारे लोग ना छूट जाते हैं पीछे, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है हर सेक्शन की सोसाइटी में। जैसे अभी भी देखते हैं ना कि वुमेंस की पॉपुलेशन बहुत कम थी, मतलब वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था वहाँ पर पार्लियामेंट में, है ना। ऐसे ही SC ST हो गए, तो ये लोग भी पीछे रह जाते हैं, तो इनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। इसलिए इनके लिए जो है अलग से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो कि अलग थलग छोड़ दिया गया है जिनको, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर ST एंड ST। इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जो पार्लियामेंट में ST, जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन रखी जाए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये जो है पीछे छूट गए हैं, इनका कोई इंटरेस्ट, इनकी बात रखने वाला कोई है ही नहीं। जैसे कि BR अम्बेडकर जो थे, उन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटी जो थी, तो जो दलित थे उनका इंटरेस्ट रखा था, उनके बारे में, उनके साथ जो गलत हुआ था उनको सामने लेकर के आए थे। वैसे ही ज़रूरी होता है सभी का पार्टिसिपेशन, है ना। तो ST और SC के लिए जो है सीट्स रिजर्व की गई है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम दीज constituencies will be familiar with and can represent दलित आदिवासीज इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। ताकि ना ये जो MP हैं ये आ सकें कॉन्स्टिट्यूंसीज से इलेक्ट होकर के, जहाँ से भी ये बिलोंग करते हैं ना, और फिर वहाँ से ना जो रिप्रेजेंट कर सकें दलित जो हैं, आदिवासी है, उनका इंटरेस्ट, कि इनके साथ में इनको क्या ज़रूरत है, इनकी जो बातें कोई रख सके, तो उसके लिए भी इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई है ना पार्लियामेंट में। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन सीट फॉर वुमेन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। ऐसा बोला जाता है कि सीट्स होनी चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट होना चाहिए वुमेन के लिए। अब तो हो गया, ये पहले लिखा गया था चैप्टर इसलिए, है ना। तो रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का जो वुमेन के लिए, तो ऐसा बोला गया था, ठीक है। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड। तो ये इशू को अभी भी डिबेट किया जाता है। 2008 में बिल लाया गया था पर उसको पास नहीं किया गया था, है ना।
60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले ओनली 4% विमेन MP थी पर विमेन है ना, आज के टाइम पर 11% है, अभी 11% है ना। अब रिजर्वेशन दिया गया है, वो भी इम्प्लीमेंट होगा 2029 तक, है ना, वो भी और आगे हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन उसका, है ना, तो और साल लग सकते हैं, तो तब तक तो रिप्रेजेंटेशन और कम रहेगी विमेंस की, है ना। तो जब शुरू में इलेक्शन हुए थे तब 4% विमेन जो थी सिर्फ MP थी, है ना, बाकी सारे आदमी बैठे हुए थे पार्लियामेंट में। और फिर आज के टाइम पर देखें तो सिर्फ 11% है, तो जो फिर बाकी सारे आदमी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, है ना। दिस इज़ स्मॉल शेयर, तो आज के टाइम पे बहुत छोटा हिस्सा है व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। तो 50% पॉपुलेशन में से सिर्फ जो 11% है वो उनमें से जो उनको रिप्रेजेंट कितनी कर रही है, सिर्फ इतने से लोग, है ना। तो मतलब इतनी सी वुमेन ही थी पार्लियामेंट में अगर आप देखो तो, है ना। तो बहुत ही कम जो है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वेमेन की है और उनका इतना सा रिप्रेजेंटेशन होता है, बाकी सारे आदमी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। इट इज़ द इशू ऑफ द काइंड दैट फोर्स अ कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व क्वेश्चन। तो कई सारे क्वेश्चन उठते हैं, है ना, कि ये ऐसे कैसे चल रहा है, और ये क्वेश्चन अनरिजॉल्व ही रह जाते हैं अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव इनफ है कि नहीं। तो बात ये उठती है कि जब रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं लोगों की ढंग से, तो क्या ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है हमारा डेमोक्रेटिक, हाँ। तो ये सवाल उठता है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड वर्किंग टू सॉरी are working towards answer is the reflection of the strength and the faith that the people in India have in democratic form of government। तो ये फैक्ट है कि ना ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और वर्किंग टुवर्ड्स इस तरफ काम कर रहे हैं हम, ताकि ना स्ट्रेंथ दिख सके जो हमारे जो पार्लियामेंट में जो लोगों की है ना, और लोगों का भरोसा भी है इसके ऊपर कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री का, उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा भी है ना। ओके, तो भरोसा भी होता है, फेथ है गवर्नमेंट में लोगों का, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब फोटो ये कुछ मेंबर्स दिखाई गई है पार्लियामेंट की। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट, एक ग्लॉसरी दी जाती है, तो ये वर्ड्स दिए रहते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। ओके, तो कोalition गवर्नमेंट हमने आपको समझाया था। अनरिजॉल्व का मतलब होता है जो कि ना कोई इजी सोल्यूशन नहीं है उस प्रॉब्लम का, और अप्रूवल जो कि कंसेंट लेना लोगों का, है ना, ताकि उनका जो फेवरेबल टूवर्ड्स समथिंग, किसी जो लोग हैं ना अपना जो कंसेंट देते हैं, हाँ बोल देते हैं ना कि वो इस चीज़ के फेवर में है। तो ये बात होती है, ग्लॉसरी हो गई। अब चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।